जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जय भारत। बोले जय हिंद। जो भाई और जो बहनें हमारी ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके देश के गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं जिस देश की धरती पर आज हम विराजमान हैं। हम उनके यादों को भूल चुके हैं। हम साल में एक बार उनके जीवन यात्राओं को याद करते हैं, फिर उसको हम भूल जाते हैं। ऐसे वीर को याद करना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है और ये गर्व की बात है कि हम ऐसे वीर के जन्मभूमि में पैदा हुए हैं। जिन वीरों की बात करते हैं, उन वीरों का जो सपना था वो पूरा तो हुआ, लेकिन प्रॉपर रूप से वो पूरा नहीं हो पाया। उन वीरों का नाम है, आप देख लेंगे यहाँ पर है, अपने आपके आइडल, आपके देशभक्त, सबसे बड़े महान योद्धा की बात करते हैं तो ये वीर योद्धा जिनकी उम्र मात्र महज 23 साल में ही इनको फांसी में लगाया था, ये ऐसे वीर योद्धा थे जिनके बारे में जितना कहें वो उतना ही कम है। तो आप जितने भाई बंधु वीडियो देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे लिए नहीं लेकिन अपने वीर जवान के लिए। ठीक, आज आपका है शहीद दिवस। शहीद दिवस में हमें खुशी तो मिलती है, लेकिन आंखें भी हमारी नम हो जाती है। वो दिन क्या दिन थे जब भगत सिंह जी को फांसी पर लगाया गया। आज हम उन्हीं की कहानियों को थोड़ा पढ़ेंगे कि आखिर में भगत सिंह जी थे कौन और भगत सिंह जी इतने बड़े क्रांतिकारी कैसे बने। भगत सिंह जी के विचारों को हम आज अनदेखा कर रहे हैं। भगत सिंह कहते हैं वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरे आत्मा को कुचलने में वो सक्षम नहीं है। बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कह दी अंग्रेजों के बारे में कि वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वो मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में वो सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि बुराइयां बढ़ रही है, इसका कारण ये नहीं है कि बुरे लोग बढ़ रहे हैं, इसका कारण ये है कि बुराई को सहने वाले लोग कम हो गए हैं। आज जो है बुराइयों को सहने वाले लोग इतने कम है कुछ नहीं। तो भगत सिंह जी का जन्म 1907 में हुआ था, सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में भगत सिंह का जन्म 1907 में आज का जो आधुनिक पाकिस्तान है, जो पश्चिम पंजाब है, वहां पे हुआ था। भगत सिंह ऐसा नहीं है कि वो बचपन पैदा होते ही वीर योद्धा बन गए। कोई भी इंसान वीर या योद्धा या क्रांतिकारी बनता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। भगत सिंह जी के पिताजी और उनके चाचा जी दोनों क्रांतिकारी थे। अपने गांव में उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई करी। उनके मन में क्रांति की भावना जलियांवाला बाग हत्याकांड ने करा था। जलियांवाला नरसंहार क्या था, क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्यों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, क्यों भगत सिंह महात्मा गांधी के अगेंस्ट हो गए। कहां भगत सिंह महात्मा गांधी को पूज्य मानते थे और कहां उनके विरोधी हो गए, और किस प्रकार से भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया, वो सारी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आराम से वीडियो को देखेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमसे आप जुड़े। चलते हैं कुछ कहानियों पर और कुछ तथ्यों पर। बात आते हैं हम भगत सिंह पे। ठीक है, भगत सिंह का जन्म हुआ था आपका 1907 में। 1907 में कहां पे? पश्चिमी पंजाब में। पश्चिमी पंजाब।
अब ये पश्चिमी पंजाब को आज क्या कहते हैं हम? पाकिस्तान के नाम जानते हैं, आधुनिक पाकिस्तान। रावलपिंडी एरिया सुना होगा आपने पाकिस्तान का, उसी के आसपास उनका जन्म हुआ था। भगत सिंह जी को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बहुत ज्यादा ही क्या किया, देश के प्रति उनको क्रांतिकारी बनने का एक अवसर दिया। कहां भगत सिंह शांत स्वभाव के बालक और कहां वो क्रांति बदल गए। कुछ तो उनके माता पिताओं के परिवर्ष से, परिवेश होते हैं ना उनके, जो माँ बाप करते हैं, जो बच्चे को उसकी परछाइयां लगती है। ठीक, कहते नहीं है कि जैसा संस्कार माँ बाप दिया है आपको, वही संस्कार बच्चों में भी देखने को मिलेगा। जमाना कहता है कि भैया संस्कार हमें माता के गर्भ से नहीं मिलता, बल्कि संस्कार तो हमारे माता पिता के व्यवहार से मिलता है। भगत सिंह भी हमारे तरह किसी न किसी के बेटे थे और हम भी किसी के पुत्र हैं, लेकिन वो चीज जो उनके अंदर थी ना, वो हमारे अंदर क्यों नहीं है? हमारे चीजों को इतना क्यों बेकार किया गया है? तो भगत सिंह के को पढ़ने से हमारे अंदर एक जोश आता है। तो ऐसे लोगों को अपना आइडल बनाओ जो आपके जीवन को बदलने में आप सक्षम करें। ठीक, भगत सिंह की बात करते हैं तो हम देखते हैं कहानी किसकी, रोल एक्ट और जलियांवाला बाग। पहले देखते हैं रोल एक्ट होता क्या है। 6 अप्रैल 1919 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, मान लो ऑलमोस्ट हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय लोगों को यह मालूम था कि हमें अंग्रेज अब आजाद कर देंगे, लेकिन अंग्रेज ने हमारे साथ छल किया, क्योंकि हमारे फौज ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। जब आजादी नहीं मिली हमें तो हम मायूस हो गए, लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, एक नया कानून पास किया। अंग्रेजों को पता था कि क्रांतिकारी वीर क्रांति करेंगे, इसीलिए उन्होंने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट कहते हैं, कानून कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून कहा गया है। इस कानून में सिद्धांत था ना अपील, ना अपील, ना वकील और ना ही ना दलील। ये 3, ना अपील, ना वकील और ना दलील। अर्थात किसी भी क्रांतिकारी को पकड़ लिया जाए, उस क्रांतिकारी को कारण पूछने का, जो आज का हमारा आर्टिकल 22 जो हमारा दिया हुआ है, निवारक नजरबंद, कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपके पास पूछने का अधिकार दिया जाता है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया, अरेस्ट क्यों किया गया। दूसरा, अरेस्ट का जवाब मिलेगा, आप अपने मनपसंद के वकील रख सकते हैं, दलील आप दे सकते हैं अगर वकील नहीं है तो, लेकिन अंग्रेज ने इन सबको खत्म कर दिया। धारा 144 को लागू कर दिया पूरे भारत देश के अंदर।
महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जाए तो महात्मा गांधी ने कहा, हमने उनसे रोटी मांगी लेकिन उन्होंने हमें पत्थर परोसा। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने, आपने रोटी मांगी लेकिन क्या दिया उन्होंने बदले में? पत्थर दिया हमें। महात्मा गांधी पूरे देश के अंदर हड़ताल का आह्वान किया, का स्ट्राइक कर दो, सब प्रॉपर भूख हड़ताल करो, हड़तालें करो, टोटली रोड जाम कर दो। पूरे देश में जो है ना हड़ताल लागू हो गया। हड़ताल सफल हुई टोटली, लेकिन पंजाब का एक कुछ एरिया ऐसा था जहां पे हड़ताल के समय क्या हुआ, दंगे भड़क गए, वायलेंट हो गया वहां पे। तो अंग्रेज ने क्या किया, वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ के तहत जो वायलेंट वहां कर रहे थे, उन्हीं में से पंजाब के दो बड़े नेता थे, डॉक्टर शफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। नेता का नाम क्या था, सत्यपाल और शफीउद्दीन किचलू। इन दोनों को क्या किया, गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया। अज्ञात जहां पे किसी को पता ही नहीं कहां भेजा है। तो इन्हीं दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में, कहां पे, जलियांवाला बाग में, कब, 13 अप्रैल, 6 अप्रैल को रेड कानून पास हुआ और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग ये कहां पे है, पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, किसको लेकर के, सत्यपाल और किचलू को लेकर के, कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उनके लिए क्या किया जाए। हमारे दुश्मन अंग्रेज नहीं थे, आपके दुश्मन आपके पड़ोसी नहीं है, कोई बाहर वाले नहीं है, आपके दुश्मन तो आपके घर में ही है। जब तक आपके घर में दुश्मन है ना, तब तक आप तरक्की कर ही नहीं सकते। आपने कहावत सुनी होगी, रास्ते में कंकड़ कितने क्यों ना हो, वो आपका मार्ग कभी रोक नहीं सकता। लेकिन उन्हीं कंकड़ों में से एक कंकड़ अगर जूते में आ गया ना, तो आप एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे देश की दुर्दशा तो यही है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने कम शोषण किया, उससे कहीं ज्यादा शोषण हमें हमारे लोगों ने ही किया। आज भी वो स्थिति पैदा है। आज भी हम स्वतंत्र भारत के गुलाम नागरिक हैं। हम कहते हैं हम आजाद हैं, लेकिन वास्तव में हम गुलाम हैं। आज अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब को लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, और कीड़े मकोड़े समझने वाले लोग, एक दिन ऐसा आएगा कि काल तुम्हारे पर भी मंडराएगा। दिन तो सबका आता है, इसलिए उस दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम्हारा समय आएगा। तो गरीबी देख के नहीं आती, गरीब हमें बनाया जाता है। कैसे पता अंग्रेज को कि जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, और कम लोग नहीं थे, लगभग 1700 से 1800 लोग थे उसमें, प्रॉपर जा रखे थे उनमें। जनरल ओ डायर का नाम सुना होगा आपने, उसको सूचना पहुंचा दिया, किसी भारतीय नहीं, कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहां पे, जलियांवाला बाग में। आप जाएं और देखें कि किस प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है। जनरल ओ डायर मशीन गन लेके चला गया था भाई, मशीन गन उस टाइम बन चुका था एक तरह से, टोटली ऐसे ऐसे गन लेके चला गया और चारों साइड क्या किया, घेर लिया जलियांवाला बाग को। मेन डोर बंद कर दिया, एक ही गेट था उसके अंदर, और अंधाधुंध फायरिंग किया।
ये नहीं देखा कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, किसी को नहीं देखा। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लाशों से कुआं भर गया। बताओ कितने लोग, लगभग 1200 लोग उसे मारे गए। भगत सिंह स्कूल से आ रहे थे और स्कूल ना जा करके वो कहां पहुंच गए, जलियांवाला। जब गए ना वो, तो उनको वो दृश्य देख रहा है कि किस प्रकार से इनको मारा गया। सारे दृश्य उसके आंखों में छा गए। कहा कि मेरा देश, मेरे लोग, और दुश्मन आंख नहीं मार रहा है। बताओ, एक बालक जिनका जन्म हुआ है 1907 में, और कहानी 1919 के 11 साल के बालक की बात हो रही है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 11 साल। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग मारे गए। महात्मा गांधी को इस बात से टेंशन हुआ, उन्होंने क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में भगत सिंह जी महात्मा गांधी को आइडल माना, उन्होंने इसमें भाग लिया, उन्होंने सपोर्ट किया। बच्चे थे लेकिन सपोर्ट किया उन्होंने। लेकिन जब 1922 में फरवरी महीने में जब चोरी चोरा हत्याकांड हुआ, तो चोरी चोरा हत्याकांड में जब कांग्रेस के जुलूसों ने, क्रांतिकारी जुलूसों ने जब पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। भगत सिंह को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि जिस मूवमेंट के लिए 2 साल लोगों ने प्रयास किया, 2 साल लोगों ने जोर शोर से इस चीजों को आगे बढ़ाया, उस मूवमेंट को पल भर घटना के लिए बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आग लगे कश्मीर में और दिल्ली में लोग अपने छत पर पानी डाल रहे हो, कहीं उसकी लपेटे हमारे यहां ना आ जाए। महात्मा गांधी का विचार यही था। महात्मा गांधी का विचार ये नहीं था कि वो आग लगी क्यों, उनका विचार ये था कि जो मैंने आग लगाई है ना, उस आग को बंद करना जरूरी है, नहीं तो इसी आग में मुझे डाल दिया जाएगा। उन्हें अपने फ्यूचर से टेंशन थी कि हमारा फ्यूचर खराब ना हो जाए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को इसलिए रोका क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को 1 साल में इंडिपेंडेंट कर देंगे हम आप लोगों को, लेकिन 2 साल हो गया था। महात्मा गांधी पर ऑप्शन नहीं था, उन्हें मौका चाहिए था किस तरह से इसको बंद किया जाए। मौका मिल गया, थोड़ी देर का हत्या होगी, भाई बंद करो। अरे भाई 1200 लोग मार दिए, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, तुम साइलेंटली रूप से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। और कहा 22 लोग मर गए, और वो भी 14 भारतीय थे उसमें, और जो अंग्रेज गुलाम थे, चमचे थे, उनके मरने पर तुमने पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो भारत वर्ष में चल रहा था उन्हें बंद कर दिया। भगत सिंह बाइकआउट कर दिया महात्मा गांधी को, कहा निकलो तुम। फिर जाकर के 1923 में मिले, कहां पे, 1923 की बात कर रहा हूं। वो किससे मिल गए, राम प्रसाद बिस्मिल से। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर 1925 में जब काकोरी कांड हो गया था, काकोरी ट्रेन, रेलवे स्टेशन से ट्रेन को लूट लिया था। लूटने का मेन रीजन ये था कि हमारे क्रांतिकारी वीर जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, उशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, इन सबके पास हथियार नहीं थे। इन्हें क्या चाहिए, हथियार। तो हथियार लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज हमारे सोना चांदी लूट करके अपने विदेश ले जा रहे थे, उसी ट्रेन के डब्बे को उन्होंने लूट लिया। गलती से एक चादर छूट गया उस ट्रेन में। उन्हीं में से एक बंदे ने जाकर के अंग्रेज ने उसको लालच दिया, दोस्त में गद्दार, वो निकल गया। दोस्ती कितना भी गहरा कर लो, लेकिन गद्दारी करनी होगी ना, तो पूछ के नहीं करेगा, वो गद्दारी कर ही देगा। राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद के टीम में एक ऐसे व्यक्ति थे जो गद्दार निकल गया। अंग्रेज ने उसको लालच दे दिया, लालच, चादर किसका है बताओ। उसने बता दिया, जिस कारण से इशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल को और लगभग 2 और लोग, 4 लोगों को क्या किया, फांसी पर लटका दिया गया। वो सब बातें आप लोग भूल गए। चंद्रशेखर आजाद जिन्हें कहां मारा गया,
इलाहाबाद के अंदर। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि उस इंसान का अकेला मुकाबला कर सके, और उनको मारने में नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था। नेहरू ने ही चंद्रशेखर आजाद को मरवाया। अंग्रेजों को सूचना दे दिया कि एल्फर्ड पार्क था, कोई नाम था, उस पार्क में चंद्रशेखर अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, कुछ प्रोग्राम मीटिंग चल रही थी उनकी, और चारों तरफ अंग्रेज घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन अंग्रेज को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। कहते नहीं है कि मरा हुआ शेर भी लोगों को डरा के रखता है। चंद्रशेखर आजाद जी को इस पार्क में मारने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, जब बचपन में थे, जब कोड़े चले पड़ रहे थे उनके ऊपर, तो कहा उन्होंने कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा अंग्रेज ब्रिटिश सरकार में जिंदा जी छू नहीं सकती है। और यही हुआ, जब वो फंस गए ना, तो अंतिम गोली बची उनके पास, और उस एक गोली से कहा कि मैं अपने वचनों का भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने एक गोली से अपने आप को मार दिया। अब सोचो कि वो ऐसे वीर थे। अब भगत सिंह ने अलग पार्टी बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी। उनकी पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी। अब कहानी यहां पे शुरू होती है। साइमन कमीशन आने वाला होता है 1927 में। साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी कब? 1927 में ब्रिटेन के अंदर क्या बना? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में टोटल 7 लोग थे। कितने थे? 7 लोग थे। 7 लोग थे। इनका अध्यक्ष था आपका सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन और इन 7 सदस्य जब भारत आए, कब भारत आए? तो 1928 में। कब आए? 1928 में ये भारत आए। भारत में साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से विरोध किया गया। क्या किया गया? विरोध किया गया। साइमन को गो बैक के नारे दिखाए, गो बैक के नारे दिए गए। साइमन जहां भी गया काला झंडा दिखाया गया। लेकिन 1928 में साइमन कहां जाता है? लाहौर। लाहौर जाता है इसे कमेटी। साइमन की कमेटी कहां जाती है 1928 में? लाहौर। 1928 में लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में साइमन को गो बैक के नारे जब दिए गए, तब क्या हुआ तो सुनो। वहां पर अंग्रेजों ने लाठियां चार्ज करवा दी। इस लाठी चार्ज में पंजाब केसरी जो कहते हैं लाला लाजपत राय, इनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय ने मरते हुए दम पे कहा उन्होंने कि मेरी एक एक रक्त का बूंद अंग्रेज सरकार के लिए कील ताबूत पे जो ना कील होता है वो साबित होगा। इतनी बड़ी उन्होंने बात कर दी। जब वो मर गए ना लाला लाजपत राय, उनके चाहने वाले भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, ये ऐसा नहीं है कि पंजाब के थे सब, ये सब अलग अलग एरिया से थे, अलग अलग जगह से आकर के देश में आंदोलन कर रहे थे। इन क्रांतियों के नाम से देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भगत सिंह ने संकल्प लिया, जिन्होंने ही लाला लाजपत राय को मारा है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। स्कॉट नाम का व्यक्ति था, उसको मारने का प्लान शुरू हुआ। स्कॉट तो नहीं मरा, मर गया आपका सॉन्डरसन। मारने किसको गया? स्कॉट को। और मर कौन गया बेचारा? सॉन्डरसन। साहब क्या प्लानिंग थी इनकी, मार के भाग भी गए, पता भी चला। लेकिन जब देखा कि भगत सिंह देश में
बहुत ज्यादा ही जेल के अंदर अत्याचार हो रहा है। जेल के कैदियों को खाना नहीं दिया जा रहा ढंग से, उनके रहने की व्यवस्था अलग थी। उनके आके असेंबली में जाकर के बम फेंक दिया। असेंबली में वो बम नहीं फेंका, डैमेज बम था, वो धुआं छेड़ना था उनको, बस मीटिंग को भंग करना था। जो मीटिंग चल रही थी देश के अंदर आग लगाने की, मीटिंग को भंग कर दिया। 2 व्यक्ति थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दोनों गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले राजगुरु सुखदेव पहुंच चुके थे जेल। जब जेल में दोनों गए तो मिल रहे दोनों, लेकिन यहां मुद्दा फंस जाता है। अब अंग्रेज सरकार पुराना फाइल खोलता है और गलती से चलता है पता कि सैंडरसन को मारने में भगत सिंह का बहुत बड़ा रोल है, और तीनों कैदी जेल में ही है। महात्मा गांधी को इन सभी चीजों से कोई टेंशन नहीं था, कोई परवाह नहीं। असहयोग आंदोलन के बाद उनका अगला मूवमेंट था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च में बिजी थे। देश के वीर क्रांति को फांसी लगने वाला था, उन्होंने कुछ नहीं किया, बचाने का एक भी प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो क्रांतिकारी है वो मरेंगे, उनके साफ साफ शब्दों में झलकता था। लॉर्ड इरविन समझौता एग्रीमेंट हुआ 1931 में, 30 में लॉर्ड इरविन एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, लेकिन नहीं, खुद चले गए विदेश घूमने के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में सेकंड चल रहा था, गोल मेज सम्मेलन, उसमें भाग लेने। और यहां हमारे वीर सपूत भगत सिंह को 23 मार्च, आज ही के दिन 23 साल की उम्र में 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। और बात तो तब खुलासा हुआ कि भगत सिंह को मारने जो टाइम था, उस टाइम पे उनको नहीं मारा गया, उससे पहले 3 घंटे पहले उनको मार दिया, लटका दिया फांसी पर। क्योंकि लोगों की प्लानिंग थी कि भगत सिंह को फांसी पर नहीं देंगे, और मार के जला दिया खुद से ही अंग्रेजों ने। आखिरी इच्छाएं पूछेगी उनसे, हमारी इच्छा क्या है? कि हम तीनों दोस्त आपस में गले मिले। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि फांसी के समय में भी उनके चेहरों पर मुस्कान था। उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे विचार है वो हमेशा अमर रहेगा, और अमर है आज भी भगत सिंह के विचार। जब उनको फांसी लगाएगा ना तो वजन तोड़ा जाता है। उनका वजन फांसी से पहले वैसा था, और जब वो फांसी चढ़े तब भी वजन का था। कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े वो थे, ये भगत थे। ये उन्होंने पुस्तकें लिखी, एक से एक जेल में रहकर उन्होंने पुस्तकें लिखी। 2-3 से पुस्तकें देखे ना वो। ये थे हमारे वीर जवान भगत सिंह कहानी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।